राधे राधे सभी क्लास नाइन्थ के बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडरिंग पाई पर। मेरा नाम है अरमान गुप्ता एंड आज हम लोग यहाँ पर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपका इस लेक्चर को आपकी इस थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर को। यह आपकी क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर है बच्चों। हमारा जो ये बैच चल रहा है अभी टक्कर, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजुकेशन दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, वाईटी पर दी जा रही है, यूट्यूब पर दी जा रही है एंड टेलीग्राम पर आपको सबके नोट्स पीडीएफ जो भी आप मटेरियल मांगते हो सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर तो बहुत जने पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे क्यों पढ़े? वाई वंडरिंग पाए? ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में होगा ही कि वंडरिंग पाई में ऐसा क्या खास मिल रहा है सर हमें। ठीक है, आप मेरे को भैया बोल सकते हो, अरमान भैया। तो भैया वंडरिंग पाई में हमें ऐसा क्या खास मिलेगा? बेटा वंडरिंग पाई में आपको जो मिलेगा वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर डेली डीपीपीज़। क्या मिल रही है? डेली डीपीपीज़ मिल रही है। और क्या मिल रहा है? क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है बच्चों। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाकर और यहाँ से चला नहीं जाऊँगा, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर पढ़ूंगा ताकि अगर आपको थ्योरी ना भी आती हो, आपको कुछ ना भी याद हो, बस आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और आप सब कुछ खुद से बना लोगे। समझे मेरी बात को? तो मैं आपको उस काबिल बनाना चाहता हूँ कि ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ नाइन्थ में तो पढ़ो, वो आपके साथ में नाइन्थ में ही रहे। वो चीज़ आपके साथ में आपकी पूरी लाइफ काम आएगी, आप उसे कभी भुला भी नहीं पाओगे। अगर आप चाहो तो भी नहीं भुला पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब आप अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो आज के हमारे टारगेट क्या होंगे? तो पहले तो आज हम बहुत बेसिक करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को वो चीज़ पहले से आती हो तो वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक लगे। अच्छा, एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको साथ की साथ में नोट्स बनाते जाने हैं। नोट्स बनाने से हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और आप नोट्स को रिवीजन के लिए यूज़ भी कर सकते हो। अब नोट्स बनाने की मेरी कुछ शर्तें हैं। जो भी क्लास में होगा सारा कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, कल को अगर मान लो मैं क्लास में किसी कारण से 2+2=4 होता है, ये बात भी लिख दूं, तो ये भी आपको आपके नोट्स में लिखनी है। ठीक है, ये भी आपको आपके नोट्स में लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि बेसिक है हमें आता है तो हम उसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये आदत यूट्यूब ने, आप ये सारे जो यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं उनके कारण कोरोना के बाद से ये आदत आप सब में आ गई है कि सर पेपर से पहले एक दिन वन शॉट लगा लेंगे, 1 घंटे में एक चैप्टर हो गया, 10 चैप्टर है तो 10 घंटे में पूरा सिलेबस हो गया। आप खुद सोचो, कोई चैनल आपको 8 घंटे में एक चैप्टर करा रहे हैं, कोई चैनल आपको 1 घंटे में एक चैप्टर करा रहे हैं और कोई चैनल आपको वही चैप्टर 15 मिनट में भी करा के दे जा रहे हैं। तो बच्चों आपका फ़ायदा किस में होगा? ज़्यादा कंटेंट किस में मिलेगा? ऑब्वियसली 8 घंटे वाले में, है ना। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि पेपर से पहले आप 15 मिनट वाली वीडियो भी लगाओ, आप 1 घंटे वाली वीडियो भी लगाओ, लेकिन अभी आपके पास में पूरा साल है तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम तो आपके मार्च में होंगे और अभी तो हम अभी इस वाले मार्च में है, तो आपके पास में पूरा साल है। ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा दिन है। तो इसमें आप एटलीस्ट एक चैप्टर को एक बार 8 घंटे तक देख लीजिए। ये चीज़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना तो कर ही लीजिए। उसके बाद में आपको कौन रोकता है? आप 1 घंटे वाली वीडियो देखो, 15 मिनट वाली वीडियो देखो, एंड जब आप एक बार 8 घंटे वाली देख लोगे ना, तो मेरी बात को आप खुद प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखोगे कि सर आपने बोला था हमने 8 घंटे की वीडियो देख ली एक साल में और उसके बाद में हमें चैप्टर 15 मिनट में भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम बुक खोल के बैठते हैं तो विद इन 5 मिनट्स हमारे दिमाग में पूरा चैप्टर घूम जाता है और पेपर में तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको उस काबिल बनाना चाहता हूँ। आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और रेस्ट और मोशन के बारे में करेंगे। 20-30 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी और पूरी वीडियो में सिर्फ रेस्ट और मोशन की ही बात होगी। सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी उस तक तो जाएंगे ही नहीं। पूरी वीडियो में सिर्फ हम रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे, इतना बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो उसे भी समझ आ जाएगा कि रेस्ट और मोशन क्या है, वो भी 9th क्लास पढ़ पाएगा। इतने बेसिक से उठ के एकदम एडवांस तक जाएंगे। आप बोलोगे आपको सारे PYQs करा दिए जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, सारे PYQs, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NSO की जो आप बात करते हो सब वो करा देंगे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलोगे, जितने हाई लेवल के क्वेश्चन बोलोगे, उतने हाई लेवल के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आप, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन।
क्या नाम है हमारे चैप्टर का? मोशन। ठीक है सर, हम जो ये मोशन की स्टडी करते हैं इसका नाम क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात करूं, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग चीज़ों के बारे में, है ना। बायोलॉजी में लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी बातें हम वो पढ़ लेते हैं। तो सर जो ये आप मोशन मोशन कर रहे हो, मोशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो यानी कि मोशन को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर तो पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन फिजिक्स की भी अलग अलग ब्रांच होती है। उसमें फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम मोशन की स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, साथ ही साथ लिखते जाना बच्चों, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? मोशन। मोशन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ मोशन ही पढ़ रहे हैं हम, मोशन के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितनी बातें मोशन से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी पढ़ डालेंगे। ठीक है, ओके सर। अब बच्चों मैकेनिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, इसीलिए आपको वंडरिंग पाई से पढ़ना है, समझ गए। मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसके बारे में पहले से सुन रखा हो, तो उनको एक नई बात जानने को मिलेगी अब, जो आपको 9th क्लास में तो मैं गारंटी दे के सकता हूँ कोई और नहीं बताएगा। बच्चों जो ये काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन को। मोशन तो हम दोनों में स्टडी कर रहे हैं। आप बोलोगे भैया आपने ये कैसी बात कर दी, आप कह रहे हो मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, आगे आपने उसकी दो ब्रांच बता दिया, मैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। आप कह रहे हो काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं, तो डायनामिक्स में क्या करेंगे? मोशन की स्टडी दोनों में, लेकिन एक ट्विस्ट है और बहुत प्यारा ट्विस्ट है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन तो पढ़ते हैं लेकिन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, हम इसमें मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे होने का क्या कारण है, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और 9th और 10th या फिर आप बेसिक जब तक भी पढ़ोगे तो आप सिर्फ काइनेमेटिक्स ही पढ़ोगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन हम उसके पीछे होने वाले फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम उसके पीछे होने वाले रीज़न के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होगा कि मोशन क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब होगा कि मोशन हो रहा है। समझे मेरी बात को? अब यहाँ से कई बच्चे अनुमान लगा लेंगे कि डायनामिक्स में क्या होगा। डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे तो हम मोशन ही है, तो ये भी स्टडी ऑफ मोशन, बट इन टेकिंग रिस्पेक्ट टू इट्स कॉज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉज वाला, कि डायनामिक्स में भी हम मोशन पढ़ रहे हैं लेकिन तब हमें इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि मोशन के होने के पीछे का क्या कारण है। अगर एक बॉडी रेस्ट में थी, उसको मैंने धक्का मारा तो वो मोशन में आई। काइनेमेटिक्स में मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि उसको धक्का मारा तो वो मोशन में आई, लेकिन डायनामिक्स में मेरे को इस बात से भी मतलब है कि मैंने उसको धक्का मारा इसलिए वो मोशन में आई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको स्कूल्स में नहीं बताई जाएगी और ना ही किसी और चैनल पर बताई जाएगी। ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ वंडरिंग पाई पर बताई जा रही है। इसी बात पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलो सर, अब आगे हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन की, कि सर जो ये आप रेस्ट मोशन मोशन करे जा रहे हो इतनी देर से, तो ये है क्या? हमें थ्योरी भी तो बता दो, एग्जाम में तो थ्योरी लिख के आएंगे ना। तो बच्चों आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, मैं आपको दोनों चीज़ें कराऊंगा, मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा एंड मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा। थ्योरी तो बच्चों आपको याद ही करनी पड़ेगी, पर ये मेरी गारंटी है कि अगर जिस बच्चे ने मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो वो अपने आप इस थ्योरी को समझ लेगा या फिर अपने आप बनाकर लिख देगा। ठीक है, उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी। ठीक है, तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली अभी मैंने। तो चलो सर आगे पढ़ते हैं हम। एक सेकेंड, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट और मोशन, व्हाट कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्ट। जब हम रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा दिमाग है सर, इसके अंदर तो ये आता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए आज के दिन में। हाँ सर, हमने ना आज 10 मिनट पढ़ाई कर ली और हमें तो 10 मिनट पढ़ाई करके अब सोने का मन होने लग गया, तो हम तो रेस्ट करने जाएंगे। तो बच्चों ये जो रेस्ट है ये आप अपनी जनरल लाइफ में रेस्ट का यूज़ करते हो,
ये वाला जो रेस्ट है ये आपकी जनरल लाइफ होने वाला रेस्ट है। ये वाले रेस्ट का रिलेशन बायोलॉजी से हो सकता है, ठीक है। इस वाले रेस्ट का काम बायोलॉजी से है। जैसे ये बिल्ली यहाँ पर रेस्ट कर रही है, ये दीदी यहाँ पर रेस्ट कर रही है, तो ये काम आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। लेकिन व्हाट इज़ रेस्ट इन फिजिक्स? जब हम फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिक्स के पास में कोई इमोशन नहीं है बच्चों। फिजिक्स एक इमोशनलेस चीज़ है। फिजिक्स के पास में कोई इमोशन नहीं है। फिजिक्स में तो कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है वो आपको उसको स्पेस से चक्के फेंक दिया। तो फिजिक्स में तो हमें इस बात से मतलब है कि आप कितनी देर जलोगे या फिर कितनी वेलोसिटी से नीचे आओगे। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी के साथ में क्या क्या होगा, उसमें इमोशन आ सकते हैं बच्चों, कि आप मर जाओगे, आप जिंदा बचोगे। फिजिक्स को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो फिजिक्स को आपके आराम करने से भी कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब है कि कोई चीज़ है जो जैसी वो पड़ी है वो वैसे ही पड़ी है। पर इसका भी क्या मतलब है, इसको भी हम डिटेल में अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये रही रेस्ट की डेफिनेशन। ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको एनसीईआरटी या फिर अब कोई भी वेबसाइट नोट्स कहीं से भी पढ़ोगे, आपको ये डेफिनेशन वहाँ मिल जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपको अगर पूछ लिया जाए कि रेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये वाली डेफिनेशन आपको वहाँ पर लिख के आनी पड़ेगी। व्हेन ए बॉडी, इसमें भी मैंने एक बात एक्स्ट्रा ऐड करी है जो शायद कहीं पर नहीं की जाती। व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था आ गया, ये ऑब्जर्वर आपको और कोई नहीं बताता, ठीक है। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है ए, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले ए यहाँ पे पड़ी थी, 2 सेकंड बाद में ए चल के यहाँ पर आ गया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की हमने बात कर ली, 2 सेकंड में चेंज करी है। एंड ऑब्जर्वर, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है जिससे आप देख रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ऑब्जर्वर हो सकती है, एक नॉन लिविंग थिंग भी, एक लिविंग थिंग भी। जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो आपके लिए ऑब्जर्वर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि ये बॉडी ए पहले यहाँ पे थी, बाद में यहाँ पे आ गई, तो ये इस केस में मैं ऑब्जर्वर हो गया, आप ऑब्जर्वर हो गए, कि आपने इसको नोटिस किया कि ए बॉडी यहाँ थी, यहाँ आ गई। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा पेन यहाँ पर है, मैं पेन से यहाँ पर लाइन डॉट लगा रहा हूँ, तो ये चलता 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 यहाँ पर आ गया। तो यह आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि पहले ये यहाँ था, फिर ये यहाँ पर आ गया, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये चीज़ रेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ए यहीं पर पड़े, आप उसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो, टाइम भी बीता जा रहा है, देखने वाले आप भी हो, लेकिन ये यहाँ पर ही पड़े, तब हम इसको कह सकते हैं वी कैन से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट फॉर दैट ऑब्जर्वर। तब भी हम इस बात को नोट करना पड़ेगा कि ये बॉडी सिर्फ आपके लिए रेस्ट में है, हो सकता है बाकी जनों के लिए मोशन में हो। अब सर ये बात क्या कर दी, ये बेटा बहुत गहरी बात करी है मैंने, इस बात को अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं। पर उससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है ऑब्जर्वर क्या है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं अभी। ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट से क्या मतलब है? ए पॉइंट और सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट with respect to which a body continuously changes its position in the state of motion is known as origin or reference point। अब सर ये तो आपने इंग्लिश पढ़ा दी, ये तो कोई भी पढ़ा देगा, हिंदी बताते हैं आपको कि एक पॉइंट या फिर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, जो एक जगह पे खड़ा है, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके रिस्पेक्ट में एक बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है मोशन की स्टेट में, या फिर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ये बात आपको नोट्स में ऐड कर लेनी है। क्या चेंजेस इट्स पोजीशन, कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन स्लैश लगा के, और डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एट ऑल, चेंज इट्स पोजीशन एट ऑल, और डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एट ऑल इन द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं ऐड करवाऊंगा, और द स्टेट ऑफ रेस्ट, और दी रेस्ट, कि एक बॉडी है, एक ऐसा पॉइंट या फिर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या तो मोशन की स्टेट में या फिर रेस्ट की स्टेट में। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, और यही ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट आपका ऑब्जर्वर भी होता है। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है। सर ये आपने बहुत अजीब बना दी, कोई बात नहीं, हम इमेजिन करेंगे, हम मैथ्स वाले बंदे हैं। लेट दिस बी अर्थ। क्या बच्चों? लेट दिस बी अर्थ, लेट दिस सर्कल बी अर्थ, लेट दिस ड्राइंग ऑफ अरमान भैया बी अर्थ। तो चलो सर, आपने कहा, हमने मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के अंदर मैं कहीं यहाँ बैठा हूँ। अब आप फिर से बोलोगे कि सर अर्थ के बीच में कैसे हो सकते हो, वहाँ तो आप जल जाओगे। बेटा मैथ्स के बच्चे, हमने मान लिया कि ये रहे आपके अरमान भैया, अरमान भैया आपके यहाँ पर बैठे हैं। ओके सर, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर ही बैठूँ, मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैठा रहूँगा। मैं 2 सालों से 5 सालों से यहाँ पे बैठा हूँ। आपने कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसकी नींद, मैं भी उसकी नींद ले रहा हूँ अभी, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैठा हूँ, लेकिन बाहर एक स्पेसशिप है। कि सर ये तो आपने स्पेसशिप की भी हालत बुरी कर दी। तो बच्चों मानने में क्या जा रहा है, मान लो ये एक स्पेसशिप है, इसके अंदर हमारे प्यारे से एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे प्यारे से एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारे प्यारे एस्ट्रोनॉट भैया बैठे हैं। अब एस्ट्रोनॉट भैया के लिए जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मोशन में है। मोशन कैसे सर? हमने तो जियोग्राफी पढ़ी ही नहीं, 6-7 तो कोविड में निकल गया। अब आपको वो जियोग्राफी भी पढ़ानी पड़ेगी फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो बच्चों आपके लिए हम वो भी पढ़ाएंगे कि अर्थ अपनी पोजीशन को हर टाइम चेंज करती जा रही है। वो रेवोल्यूशन भी करती है, यानी कि सन के चारों ओर भी घूमती है, और वो रोटेशन भी करती है, यानी कि अपने एक्सिस पे चारों ओर भी घूमती है। इसी के कारण दिन रात और सर्दी गर्मी जितने भी मोशन चेंज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हमारा जियो का है, हम इसको और नहीं पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने के, मैं यह बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, तो इस बात करने के पीछे कारण ये है कि अर्थ अपनी पोजीशन को हर वक्त चेंज करती जा रही है इस एस्ट्रोनॉट के लिए, और अर्थ के अंदर ही मैं बैठा हूँ। तो अगर एस्ट्रोनॉट भैया ने मेरे को देख लिया तो इनके लिए तो मैं घूमे जा रहा हूँ, 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 ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये है मेरा कोई स्टूडेंट, ये मेरा कोई स्टूडेंट, ये मेरे को देख रहा है, तो इसके लिए तो मैं बैठा हूँ, और मैं, मेरे लिए भी ये बैठा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट के लिए हम किस में आ गए? मोशन में। तो बस इसी चीज़ का यहीं पर खेल आते हैं हमारे रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर का, कि मोशन या फिर रेस्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। एस्ट्रोनॉट स्पेस से देख रहा है तो उसके लिए मैं मोशन में हूँ, आप मेरे को अर्थ से देख रहे हो तो आपके लिए मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आगे मैंने और भी अच्छे से समझा रखा है। अब हम पहले बात कर लेते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या है? When a body changes its position with respect to time and observer, we can say that the body is in motion for that observer। कि जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में और एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मान लो मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आप इधर उधर हिले जा रहे हो, हिले जा रहे हो, हिले जा रहे हो, तो मेरे लिए आप मोशन में हो, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है उस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है सर। अच्छा ये मैंने वीडियो लगाई थी लेकिन PPT में ये नहीं आ सकती, तो ये कैंसिल है। इसके अंदर ये सारे चल रहे थे। अभी आपके हिसाब से ये बंदा रेस्ट में है, ठीक है, ये सारी चीज़ रेस्ट में है, लेकिन अगर ये चलने लग जाए, मान लो ये मोशन करने लग जाए, तो या आपके और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ये मोशन में है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है। अब इस वीडियो की लास्ट बात कर रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कर दे रहा हूँ जो कोई नहीं बताने वाला आपको, आपके वंडरिंग पाई चैनल पर अरमान भैया के अलावा। क्या बात है सर ऐसी? तो रिलेटिव मोशन की बात है बेटा। ये रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच मे बी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। ये क्या बात कर दी सर आपने? हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आपका अरमान भी आपको बताएगा। पहले हमें एक खाली स्लाइड देखनी पड़ेगी। हाँ इधर बता देता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? रिलेटिव मोशन ऐसा मोशन है जब एक बॉडी मोशन में हो। मान लो ये पॉइंट A है, ये कोई बॉडी है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करे जा रही है बार बार, ठीक है। तो ये बॉडी किस में है? ये बॉडी है हमारी सर मोशन में। तो रिलेटिव मोशन क्या खास है? मोशन में मोशन है, रिलेटिव मोशन कहाँ से आ गई नई बात? तो रिलेटिव मोशन ये है कि बॉडी मोशन में है, किसके लिए मोशन में है? रिलेटिव मोशन बताता है कि ये किस के लिए मोशन में है। ये रिलेटिव मोशन वाली बात है। आपको जब भी इसकी PDF मिलेगी तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ। इसके लिए नीचे लिख भी देता हूँ, रीड 3 पेजेस आफ्टर, कि 3 पेज बाद में पढ़ना,
ठीक है। तो अब रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे, तो ये जो बॉडी मोशन में है ये किसके लिए मोशन में है, उसी चीज़ का नाम है रिलेटिव मोशन। कि आप रिलेट कर रहे हो, मान लो ये एक बंदा बी है, ये बंदा सी है, ये सी भी बार बार हिले जा रहे हैं, तो इसके लिए भी ये तो मोशन में ही है, ये रेस्ट में है, और इसके लिए भी ये मोशन में है, तो इन दोनों के लिए ये मोशन में है। मान लो कि कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कि कोई यूनिवर्स के बाहर बैठे, अगर यूनिवर्स रेस्ट में है तो उसके लिए रेस्ट में हो जाएगा। तो ये चीज़ रिलेटिव है कि कोई चीज़ मोशन में या फिर कोई चीज़ रेस्ट में है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट क्या बोचो, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, कि सर एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ आइडियल है। कोई बॉडी कभी परमानेंट रेस्ट या फिर परमानेंट मोशन में हो ही नहीं सकती। आपको क्या पता कि अर्थ, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आप रेस्ट में हो, तो मेरे को पता है कि आप रेस्ट में हो, लेकिन अगर कोई एस्ट्रोनॉट है उसके लिए तो आप मोशन में हो, तो आप परमानेंट रेस्ट या मोशन में हो ही नहीं सकते। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। ठीक है, कि जो मोशन का कंसेप्ट है वो रिलेटिव है, मोशन के साथ में रेस्ट भी लिख सकते हो, मोशन और रेस्ट दोनों का कंसेप्ट रिलेटिव है, रेदर देन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि परफेक्ट होने की बजाय। As per the definition of motion, a body is said to be in motion or at rest if it changes its position with respect to the observer or a stationary object। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है मोशन और रेस्ट की, जो आपकी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखवाई जाती, जिसमें ऑब्जर्वर और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कोई ऑब्जर्वर या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब वो बॉडी मोशन में होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये सारी थ्योरी है, ये आपने पढ़नी हो तो पढ़ लेना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इसको हिंदी में एग्जाम्पल के रूप से समझा रहा हूँ। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये एक ट्रेन है, ठीक है सर, नीचे चलो पटरियाँ भी बना दी हमने। इमेजिन कर लो कि एक ट्रेन है, उसके ऊपर ये पटरियाँ हैं सारी। ड्राइंग बहुत बकवास है मेरी, उसको इग्नोर करना। अब ये ट्रेन चले जा रही है मान लो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक बच्चा है वो इधर बाहर बैठा है, ठीक है, एक बच्चा इधर बाहर बैठा है, और इसके अंदर 2 सीटें हैं, एक के ऊपर आप बैठे हो और एक के ऊपर मैं बैठा हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए आप रेस्ट में हो, मैं आपको देख रहा हूँ। ट्रेन के अंदर अगर आप अपने सामने वाले पैसेंजर को देखोगे, आपके लिए तो वो रेस्ट में है, उसके लिए आप रेस्ट में हो। लेकिन जब ये बच्चा बाहर से देख रहा है, इसके लिए आप दोनों मोशन में हो गए। तो बस यही वाला एग्जांपल है रिलेटिव मोशन का, कि बच्चे के लिए आप मोशन में हो, लेकिन आपके लिए आप खुद और ये सामने वाला रेस्ट में है, बच्चे के लिए आप दोनों मोशन में आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है रिलेटिव। हाँ, तो इसका कंक्लूजन क्या है? और इसी कंक्लूजन के साथ में आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। Hence we observe that the state of motion is different for different observers, making motion a relative concept rather। कि हमने क्या सीखा कि जो स्टेट ऑफ मोशन है, या फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट भी लिख सकते हो, कि जो स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट है वो डिफरेंट है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए। मेरे लिए कोई चीज़ मोशन में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ किसी और के लिए मोशन में हो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा मोशन है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट बन जाता है रेदर देन एब्सोल्यूट। The difference in the observation of the body standing outside and you sitting inside is because of the different frames of reference। समझे बच्चों, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि ट्रेन में आपके लिए तो सामने वाला रेस्ट में था, लेकिन बच्चे के लिए मोशन में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, दूसरे के लिए वो मोशन में आ गया। तो बस यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम क्या है, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको मिलेगा एक DHA, डेली होम असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। तो डाउट वगैरह तो आपके सारे वहाँ पर क्लियर हो ही जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको एक DHA भी मिलेगा, उसको सोल्व करना है आपको। उसमें 10-12 क्वेश्चन होते हैं, हम डेली की हर वीडियो के बाद में उसको अपलोड करते हैं, एंड वहाँ पर ही सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका वहाँ पर ही होगा। ये आपका फुल फ्लैश बैच है बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेक्चर अपलोड करके चला जाऊँगा, नहीं, मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, मैं आपको डेली होम असाइनमेंट भी दूंगा। आपको कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, टेलीग्राम पे आओ, मेरे से आप बात कर सकते हो 1-on-1। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसी के साथ में हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वाले लेक्चर भी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद वाले लेक्चर भी देखने हैं। ऐसा नहीं है कि सर 1 घंटे की वीडियो देख लेंगे तो हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। बाद वाले लेक्चर देखने हैं।
ठीक है, बड़ा चैप्टर चलेगा, काफ़ी वीडियोस बनेगी, आपको सारी की सारी देखनी है, सारी की सारी देखनी है, कोई भी वीडियो नहीं छोड़नी। तो बस इसी बच्चे की तरह आप भी मुस्कुराते रहिए। अगर आप मेरे से फिज़िक्स पढ़ेंगे तो फिज़िक्स में तो बिल्कुल मुस्कुराते रहेंगे। एंड वंडरिंग पाइपर आपके लिए SST, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या सर है, और इंग्लिश भी और हिंदी भी, वाह सर सारे सब्जेक्ट एक चैनल पे यूट्यूब में। ज़रूर बेटा, सब कुछ मिलेगा। कौन कौन सी क्लासेस के लिए सर वो भी बता दो। 8th के लिए अपने भाई बहन को बता लो, 9th के लिए दोस्तों को बता दो, 10th के लिए सीनियर्स को बता दो, सबको बता दो, ढिंडोरा पीट दो। तो चलो आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक DH ज़रूर करके आना।